सभी को नमस्कार। मैं शशि किरण साहित्य, कला, संस्कृति को समर्पित अवधेश सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत करती हूँ। आज का ये अंक पूर्व प्रसारित हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत पेड़ों की छांव तले पुस्तक चर्चा और काव्य पाठ के कार्यक्रम पर आधारित है। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस पर कविताएं पढ़ी गई और फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित अभिनेत्री श्रीमती प्रतिभा सुमन शर्मा रजनीगंधा जी की पुस्तक अर्बन नक्सल बीवी पर समीक्षात्मक चर्चा भी की गई। अध्यक्षता का निर्वहन किया वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर बीना शर्मा, पूर्व निदेशक केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने। इस राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर श्वेता दीप्ति, पूर्व अध्यक्षा हिंदी केंद्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू तथा संपादक हिमालिनी हिंदी मासिक पत्रिका का सानिध्य रहा। विशिष्ट वार्ताकारों में वरिष्ठ साहित्यकार, आलोचक क्रमशः प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र गौतम दिल्ली विश्वविद्यालय से, प्रोफेसर डॉक्टर रामा सिंह राणा SSPG कॉलेज गाजियाबाद से, डॉक्टर तबस्सुम जहां कवयित्री एवं फिल्म समीक्षक एवं कवयित्री एवं अभिनेत्री डॉक्टर अल्पना सुहासनी जी रहीं। इसी के साथ वार्ता के अंतिम दौर में आभार प्रदर्शन प्रख्यात अभिनेता यशपाल शर्मा जी ने किया। इसके साथ ही मंच संचालन और संयोजन रहा वरिष्ठ कवि एवं लेखक अवधेश सिंह बंधुवर जी का। अवधेश सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के सभी दर्शक मित्रों नमस्कार। हमारे इस अंक में शामिल सभी प्रबुद्ध साहित्य मर्मज्ञ एवं वरिष्ठ साहित्यकार, चिंतक, आलोचक, गीतकार, गजलकार का भी मैं स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अवगत हो कि आज कवि और कविता कार्यक्रम श्रृंखला में हम अपने पटल पर लेकर आए हैं बहुमुखी प्रतिभा की धनी प्रतिभा सुमन शर्मा जी को। प्रतिभा सुमन शर्मा, जिनका साहित्यिक उपनाम रजनीगंधा है, इनकी पहली काव्य कृति अर्बन नक्सल बीवी छपते छपते ही चर्चा में आ गई है। संवेदना और अनुभूतियों में नारी अस्मिता पर नए दृष्टिकोण से अपनी बात रखने वाली कवयित्री प्रतिभा सुमन शर्मा अपनी कविताओं के माध्यम से अपना पाठक वर्ग पहले से ही बना रहे हैं और धीरे धीरे इसका आकार भी बढ़ रहा है। यह बेहद सुखद है। जैसा कि अभी हमारी सहयोगी कवित्री शशि किरण जी ने इस प्रस्तुति से जुड़े कई तथ्यों को स्पष्ट किया है, उसी क्रम में मैं पेड़ों की छांव तले संपन्न हुई 115वीं राष्ट्रीय गोष्ठी से संकलित वीडियो अंश आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस अंक में पहले मैं NSD से पास आउट ख्यात प्राप्त अभिनेत्री प्रतिभा जी की फिल्म की एक झलक को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। फिर अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस के अवसर पर बेटियों को समर्पित कविता यह लड़कियां, इस शीर्षक की कविता इस कार्यक्रम का प्रथम सोपान है। अवगत हो कि लेखिका रजनीगंधा के मुख से पढ़ी जा रही कविता यह लड़कियां
वस्तुतः आज की चर्चा में आ रही पुस्तक अर्बन नक्सल बीबी से ही है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कृपया अंत तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। कोई जनावर कुएं में गिर पड़ा और मर गया। गिरा नहीं, फेंका है। ठाकुर के आदमियों ने फेंका है। वो क्यों करने लगे ऐसा? याद नहीं, पिछले महीने पटवारी का बैल मर गया था और उसने राका को उठाने के लिए कहा था। हाँ, जब उसका बायकाट कर दिया था सारे चमारों ने। हाँ, कस्बे से कसाई बुलवा कर उठवाया था उसने। उस वक्त कहा तो था उसने कि तुम लोगों का हुक्का पानी बंद ना करा दूं तो कहना। वो क्या जानवर मारने गया होगा? अरे नहीं, उसी कसाई से कह के कुत्ता या गीदड़ फिकवा दिया होगा। हाँ, जहर देकर मरवा देते। तो जहर भी होगा पानी में? अरे भैया, पानी तो वैसे भी जहर हो गया। अब जो पिएगा क्या बचेगा? मर ही जाएगा। अब क्या होगा? भगवान ही जाने। कुएं में उतरना पड़ेगा, सफाई करानी पड़ेगी, और क्या। बिना पानी के जिएंगे कैसे? हेलो दोस्तों, मैं प्रतिभा। दोस्तों, आप मेरी पोएम्स को बहुत पसंद करते हो और जगह जगह से उसके मुझे प्रमाण मिलते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बने रहने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं जो कविता पढ़ने जा रही हूँ वो एक बहुत ही सुंदर कविता है। तो कविता का शीर्षक है ये लड़कियाँ। अब न जाने क्या बन गई है ये लड़कियाँ। पहले नन्ही परियां बन जाती थी, घर द्वार आंगन बन जाती थी, किलकारियां बन जाती थी, बाबा की लाडली, माँ की दुलारी, भाइयों की प्यारी, बहनों की खाला बन जाती थी। न जाने ये रंग बिरंगी लड़कियां तितलियों से रंग लिए तीज त्योहार बन जाती थी। झूलों के संग झूलती हुई रात रात भर हुड़दंग बन जाती थी। बारिशों के मौसम में तो हर बूंद में थिरक थिरक गीत बन जाती थी। न जाने कैसे पूरा संसार बन जाती थी, पर कुछ समय से सन्नाटा बन गई है ये सब। आती नहीं आवाज कोई, कहाँ गई ये लड़कियां? होगी यही कहीं आंगन में खेलती, गली और नुक्कड़ पर। कहाँ नहीं ढूंढा इनको, न जाने कहाँ गई ये सब लड़कियां। कुछ तो बार बन गई, कुछ कोठे भी, कुछ बस शरीर बन गई, जगह जगह खरोचों वाला। पर मन कहीं खो बैठी है। कुछ रैन बसेरा बन गई, कुछ कोठियों में बंद खुद कोठियां बन गई, और कई तो कच्चे मकान बनी और कुछ झोपड़ियां भी। कुछ तो नदी बनी, कुछ तालाब भी, कुछ तो सड़कें बनी आवारा सी। कुछ को मंदिर बना दिया और कोई मस्जिद बनी। कोई खुद को देवी कहती है और लोग इन्हें चुड़ैले। ऐसी बंठन सुंदर नटखट लड़कियों का न जाने ये क्या हाल हुआ है। लगा कि चलो देखें, शायद कोई स्कूल बन गई हो, कुछ कवि, कुछ नेता, कुछ अभिनेता बन गई हो। पर ये तो रात बन गई है, सब की सब सुबह होने के इंतजार में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो ये कविता थी ये लड़कियां। आप इसी तरह से बने रहे, आपका प्रेम और आशीष हमें मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया क्षमा, थैंक यू सो मच दोस्तों। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं प्रतिभा जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ इस संकलन के प्रकाशन पर। देखिए, संकलन रोज रोज छप रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जितना कविता का प्रकाशन अब हो रहा है शायद ही कभी हुआ हो। लेकिन यह संकलन क्यों महत्वपूर्ण है और इसका स्वागत क्यों विशेष रूप से मैं कर रहा हूँ, इस पर दो एक बातें मैं कहना चाहूँगा। कविता अपने आप में जब प्रतिरोध का स्वर बनती है तो उसका दायित्व तो बहुत बढ़ जाता है।
दायित्व बढ़ने का तात्पर्य यही है कि आप कुछ चुनौतियों से भी दो चार होते हैं। आपके सामने बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जिनसे यदि आप नज़र बचाकर आसानी से निकल जाएं तो बहुत सुविधापूर्वक जीवन जी सकते हैं, आपको किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कई बार कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनसे यदि आप टकराएंगे तो एक ऐसे समय में, जिस समय में नुकीले पंजे हो समय के और अंधेरी चट्टाने हो, जिस समय में, ऐसे समय में जो आप सवालों से टकराते हैं, चुनौतियों से टकराते हैं, तो कहीं एक मुसीबत का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। तो मैं प्रतिभा जी आपको सबसे पहले आपके साहस के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये कविताएं साहस की कविताएं हैं। निश्चित रूप से मैंने इस संकलन की चर्चा होने से पहले आपको फेसबुक पर जब आपकी कविताएं आनी शुरू हुई, आपके ब्लॉग पर जब चीज़ें आई, तभी मैं बहुत आकर्षित हुआ था इन कविताओं के प्रति और उत्सुकता मेरी बढ़ गई थी। जब पता चला कि ये बहुत जल्दी संकलन रूप में आ रही हैं तो मेरा मन खुशी से भर गया था। बाद में मैं पूरे संकलन की कविताओं से गुजरा और मैंने थोड़ी बहुत बातें संक्षेप में टिप्पणी के रूप में, भूमिका के रूप में लिखी भी हैं इस पुस्तक में प्रकाशित हुई। उनमें से दो बातों को मैं यदि यहाँ भी रेखांकित करूं, यहाँ भी उनको संदर्भित करूं, तो मेरा ख्याल है वो सार्थक है। पहली बात जो मैंने कही थी, जो इसके शीर्षक से भी जुड़ती है, वो ये है कि जिस अंधेरे समय की बात मैं कर रहा हूँ, जिस नुकीले पंजों वाले समय की बात मैं कर रहा हूँ, वह समय चालाकी भरा भी है। मैं ये कह रहा था कि एक षड्यंत्र ये रचा गया पिछले दिनों कि पूरा धन, पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा इस बात के लिए लगा दी गई कि कंस्ट्रक्ट कुछ निर्मित किए जाए और उन कंस्ट्रक्ट्स की निर्मित के लिए ही शब्द गढ़े गए और वो शब्द जो धनात्मक थे उनको ऋणात्मक बना दिया गया। उदाहरण के लिए बुद्धिजीवी एक बहुत धनात्मक शब्द था, लेकिन उसको गाली के रूप में आज प्रयोग में लाया जा रहा है। व्यवस्था और सत्ता जो है वो चालाकी भरी है और उसने जन मन को तोड़ने के लिए और जन मन में भ्रांतियां पैदा करने के लिए ये स्थितियां पैदा की हैं। और उन्हीं में से एक शब्द जो है वो अर्बन नक्सल है। एक ऐसी कॉन्सेप्ट गढ़ी गई जानबूझकर, जैसे कि जो सोचता विचारता है, जो जनता की बात करता है, वो आतंकवादी है, उसको आतंकवादी कहा जा रहा है। देश प्रेम की परिभाषा बदल दी गई, राष्ट्र प्रेम की परिभाषा बदल दी गई। राष्ट्र और देश जो है उनको बहुत खंडित रूप में सामने रखा गया। मेरे साथी भी विद्वान है, मैं भी थोड़ा बहुत संस्कृत प्रेमी हूँ और मैं जानता हूँ कि जो दिश धातु है संस्कृत की, जो फैलाव को इंगित करती है, उससे देश शब्द बना है। वो देश शब्द जो है वो संकीर्ण कैसे हो सकता है? देश तो उस प्रत्येक नागरिक को के साथ जुड़ा हुआ है जो भी उसके भूगोल के अंतर्गत आता है। वो नदी नाले, वो खेत, वो कल्याण, वो यहाँ के नागरिक, उसमें किसी धर्म और जाति के लोगों को बांट कर नहीं देख सकते आप। विडंबना ये है कि हमने देश शब्द का भी प्रयोग किया और देश के नागरिकों को बांट कर भी देखा। ये कैसी विडंबना है? इससे बड़ा भयानक क्या हो सकता है कि एक तरफ आप देश प्रेम की बात करें और दिश धातु को भूलकर आप धर्मों के आधार पर विभाजन करके चलें और अलग अलग तरह के मानदंड बनाकर चलें। तो ऐसी मानसिकता, और उसको दुखद ये है कि बुद्धिजीवी भी जो तथाकथित पढ़े लिखे और कवि कहलाते जो अपने आप को, वे कविगण भी इस सारी चिंतन के शिकार होकर इन्हीं चीजों को, इन्हीं अवधारणाओं को फैला रहे हैं। प्रतिभा जी, आपने इस
नंगे यथार्थ को समझा, सबसे बड़ी बात ये है। और उस नंगे यथार्थ को समझकर आपने प्रतिकार ही नहीं दिया, प्रत्युत्तर दिया है। क्योंकि आपने जब शीर्षक ही अर्बन नक्सल बीबी रखा है इस पुस्तक का, तो ये पूरे उस विमर्श को जो बनाया जा रहा है, जो एक गढ़ा जा रहा है विमर्श, उसको एक करारा उत्तर दिया है। मैं तो ये कहूँगा कि ये जो ऐसी विचारधारा, जो विकृत विचारधारा समाज में फैलाई जा रही है, उसके मुंह पर तमाचा है ये शीर्षक। और ये एक आईना दिखाने वाला ये संकलन है। इस रूप में मैं इसके महत्व को रेखांकित करना चाहूँगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को बोलना है, तो मैं दो एक बातें और संक्षेप में कहना चाहूँगा कि जो इस संकलन में बेटियों, आज बेटी दिवस की बात हो रही है, और जब भी हिंदी दिवस की बात हो या बेटी दिवस की बात हो तो मुझे तो हरिशंकर प्रसाद ही याद आते हैं, जो कहते हैं कि दिवस हमेशा कमजोरों का मनाया जाता है। और ये सत्य है कि हिंदी भी कमजोर है आज समाज में, और बेटी भी कमजोर है, और शायद इसीलिए हम दिवस मना रहे हैं। तो खैर, वो एक अवान्तर प्रसंग है। दूसरा प्रसंग है, यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि नारी विमर्श, स्त्री विमर्श का शोर शराबा तो बहुत है। पिछले 30-40 वर्षों से हम अकादमिक जगत में पढ़ते पढ़ाते भी रहे, थ्योरीज को विदेशी सैद्धांतिकी को पढ़ाते रहे, भारत के जो लेखक हैं उनको पढ़ाते रहे। लेकिन जो जमीनी स्तर पर स्त्री की आवाज को कैसे बुलंद किया जाना है, यदि उसको आप समझना चाहते हैं तो अर्बन नक्सल बीबी संग्रह को पढ़िए। तीसरी और अंतिम बात मैं ये कहना चाहूँगा कि केवल नारे लगाकर चुप होने वाली कवयित्री नहीं है प्रतिभा, बल्कि उन्होंने भयानक स्थिति के बीच में भी आशा को देखा है। स्थिति भयानक जरूर है, लेकिन उसके बावजूद कवयित्री स्थिति को अंतिम नहीं मानती और परिवर्तन को अवश्यंभावी मानती है, और चेतावनी भी देती है कि ये मत भूलो कि मौसम भी हमेशा एक सा नहीं रहता, रात के बाद दिन का आना तय है। कवयित्री को पूरा विश्वास है कि जिन्होंने इन्हें राजा बनाया है वही इन्हें पैरों तले भी जरूर कुचलेंगे, ये विश्वास पूर्वक कहती है कवयित्री। ये मैं कोट कर रहा हूँ, वही नंगे पैर के हर छाले का हिसाब लेंगे, जिसे तुम भीड़ समझने की भूल कर रहे हो न, इसी बेशुमार बेकार की भीड़ ने ही तख्त और ताज पलटे हैं। ये देखिए, तख्त और ताज पलटे हैं। संयोग ऐसा रहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने फैज अहमद फैज को पाठ्यक्रम में लगाया था, और वहाँ मैंने 15 वर्ष तक पढ़ाया भी इस कवि को। और वहाँ जो लाजिम है कि देखेंगे हम भी देखेंगे वाली जो नज़्म है फैज की, वो मुझे याद आ गई है जब मैंने इस संकलन में इन पंक्तियों को पढ़ा। इसी बेशुमार बेकार की भीड़ ने ही तख्त और ताज पलटे हैं, यह इतिहास भूल रहे हो, इसीलिए गणतंत्र को मामूली समझ रहे हो। तो इस तरह से एक धनात्मक आशा के साथ ये संकलन जो है समाप्त होता है। एक और कविता का जिक्र करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। फिर कभी बात जिंदगी की करेंगे सनम, फिर कभी बात जिंदगी की करेंगे सनम, पैदा तो होने दो मुझे पहले, कोख से शुरू हो जाता है संघर्ष मेरा, आ ही गई गर्धरा पर तो फिर नई जद्दोजहद से रोज गुजरती हूँ, कभी मुझ पर घर में ही माँ बाप के भेदभाव, तो कभी भाइयों का अहंकार, कभी पड़ोसी की बुरी नज़र, कभी गुरु की ही नज़र ताली, फिर भी बच गई अगर इन सब से तो फिर बॉस की खींचातानी, अकेले ही कैबिन में बुलाकर अश्लील हरकतों की मारा मारी, फिर भी बच ही गई मैं अगर तो शादी के नाम पर एक मृत्यु रोज, पति की सेज बनकर चुपचाप सहूं अत्याचार अनेक। ये जो टुकड़ा एक बीच बीच में आया है इस कविता में, फिर भी बच गई, ये देखिए रिपीटिटिव वैल्यू जो इस टुकड़े की है कि ये सब तो हो ही रहा है तो इसके बाद बचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी बच गई। तो ये जो चुनौती है आज लड़की के सामने, सबसे पहली चुनौती तो जिंदा ही रहने की है, और जिंदा रह भी गई तो ये जो अत्याचार का
सिलसिला है, ये सिलसिला भी टूटेगा, इसकी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। तो ऐसी चुनौती भरी कविताओं का ये संग्रह निश्चित रूप से पाठकों को आकर्षित करेगा और अपने उद्देश्य को पूरा करेगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और प्रतिभा जी को पुनः बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका गौतम जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं पहली वो व्यक्ति हूँ जिन्होंने मैम की कविता संग्रह की पहली समीक्षा की है, और जो हरिभूमि में छपी भी है। तो मैं शायद बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे मौका मिला है कि मैं इसकी समीक्षा करूँ। और जो बात मैंने समीक्षा में लिखी है वो तो मैं खैर रिसीव नहीं करूँगी, लेकिन मैं एक बात कोट करना चाहूँगी कि उनकी जितनी भी कविताएं हैं, जितनी कविताएं वो प्रतीकों में बात करती हैं ज़्यादातर। आजकल की आप कविताएं देखिए, कविता के नाम पे क्या हो रहा है, सीधे सीधे कपाट बयान, लगता ही नहीं जैसे कविता है। लेकिन मैम की जो कविताएं हैं वो ओठ से बात करती है, बहुत सारी कविताएं और बहुत सारे प्रतीक। आप उनमें जब ढूंढने बैठेंगे तो आपको इतने प्रतीक मिलेंगे और बिल्कुल नए नए प्रतीक। देखिए, मैं कुछ पंक्तियां मैंने पोस्ट की हैं। उनकी गणतंत्र कविता जो है, उनकी हड्डियों के ढांचे से गुजरती है सियासत तुम्हारी, उनकी हड्डियों के ढांचे से गुजरती है सियासत तुम्हारी, जिनके पसीने से तुम्हें बदबू आती है। तो ये जो हड्डियों का ढांचा जो प्रतीक है ना, ये किसी भी संदर्भ में आप ले सकते हैं। वो स्त्री के संदर्भ में ले लीजिए, वो श्रमिकों के संदर्भ में ले लीजिए, वो दलितों या पिछड़े वर्ग के संदर्भ में ले लीजिए। मतलब हर किसी को आप हड्डियों के ढांचे में रख सकते हैं। और दूसरा, कुछ पंक्तियां दोबारा कोट करूंगी मैं ना ही बिंदी लगाती हूँ, हाँ लिखती हूँ कुछ कुछ किताबें, दिमाग को जो चाहिए सब श्रृंगार करती हूँ। तो ये मुझे बहुत ही इनकी लाजवाब बात लगी, दिमाग का श्रृंगार। मतलब मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य खासकर कविताओं में अभी तक जो स्त्रियों के 16 श्रृंगार की बात हुई है, जो उनके जितने भी श्रृंगार है वो बहुत माने जाते हैं। एक मिथक है कि जब तक 16 श्रृंगार नहीं होंगे स्त्री परिपूर्ण नहीं होगी। तो मैंने एक नारा देती है कि नहीं, 16 श्रृंगार नहीं भी होंगे तो चलेगा, लेकिन आपको दिमाग का श्रृंगार करना चाहिए। दिमाग का श्रृंगार मतलब आप तर्क कीजिए, आप सवाल कीजिए, आप अपने विचार रखिए और तोलिए, चीजों को तोलिए, समझिए, परखिए। तो मुझे लगता है कि अभी तक कविता के क्षेत्र में दिमाग के श्रृंगार की बात तो नहीं हुई थी। और दूसरा कि मैम जो है वो अपने आसपास, खासकर समाज में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उसका उतना बारीकी से विश्लेषण करती है। और अपने आसपास की घटनाओं का, अगर वो बाजार भी जाएंगी तो देखेंगे अरे दुकानदार ग्राहक में क्या बात हो रही है, और वो सोचेंगे कि देखिए वो कहाँ पोस्ट करती है। एक बकरी कविता है इनकी। और अच्छा, बकरी कविता से पहले मैं कविता जो कवि हैं धूमिल, उनकी कुछ पंक्तियां कोट करना चाहूंगी, जिसमें वो कहते हैं, पटकथा कविता है कि एक आदमी रोटी खाता है, एक आदमी रोटी बेलता है, और जो तीसरा आदमी है वो ना रोटी बेलता है ना वो रोटी खाता है, वो रोटी से खेलता है। इसी तरह प्रतिभा मैम कहती है कि एक दुकानदार है, एक ग्राहक है, और उनके संवाद के बीच में वो जो गोश्त का वो जो व्यापार कर रहे हैं, वो जो गोश्त बेच रहे हैं, उनके बीच में जो बकरी और बकरी का बच्चा है उसकी मनस्थिति क्या होगी, वो उस तरफ ध्यान लगाती हैं। कि धूमिल तो कहते हैं कि संकट मौज है, और यहाँ पर हमारे बकरी कविता में कवित्री कहती है कि जितनी पशु बर्बरता होती है या जो पशु हत्या होती है उसमें समाज का एक बहुत बड़ा सबका मौन है उस विषय पर, और ये बड़ा सटीक सवाल उठाती है। और दूसरा, इनकी जो स्त्री है ना, वो कहीं से भी विध्वंसकारी नहीं, वो बेशक बूढ़ीवादियों पे चोट करे, वो बेशक पुराने जो स्त्री मिथक जो बनाए गए हैं, गढ़े गए हैं, उन पे चोट करती है, लेकिन वो कहीं पर भी परिवार, जो मैम की जो स्त्री है, वो कहीं पर भी परिवार को विखंडित नहीं करती, परिवार को लेकर चलती है। वो पत्नी भी है, वो प्रेयसी भी है, वो प्रेमिका भी है, और वो बहन भी है। और
पूरे परिवार को साथ में लेकर चलने की जो प्रवृत्ति है, लेकिन क्या होना चाहिए, अपनी अस्मिता बचाए रखना। अस्मिता के प्रश्न पर सजग रहती है वो स्त्री, लेकिन परिवार को लेकर चलती है, विखंडन नहीं करती जैसे आजकल की कवित्रियां करती है। तो परिवार की जो धारणा है उसे ध्वस्त करनी है, बिल्कुल अकेले रहना है, अपना अस्मिता देखनी है, न किसी को देखना न किसी और को। ये मुझे बहुत खूबसूरत बात लगी। और इसके अलावा एक छोटी सी बात हो रही है, चीजों को ऑब्जर्व करने की जो क्षमता है वो मैन की बहुत कमाल है। मतलब मैन की कल्पनाशीलता कहाँ कहाँ पहुंच जाती है, ये शायद हम भी शायद वहां तक ना पहुंच पाए। तो इसके अलावा बहुत सी चीजें, देखिए मुझे समय कम मिला है, लेकिन प्रतिभा मैम को बहुत बहुत बधाई इस बेहतरीन कविता संग्रह के लिए, अर्बन नक्सल। और अभी जैसे गौतम सर ने बताया कि जहाँ कहीं भी विरोध का प्रतिरोध का स्वर होता था, कह देते थे अरे ये तो अर्बन नक्सल है। वो बेशक जेएनयू हो, जेएनयू में विरोध हुआ, अरे ये तो अर्बन नक्सल है। कहीं साहित्यकारों ने विद्रोह किया, अरे ये तो अर्बन नक्सल है। अब प्रतिभा मैम ने क्या किया, ये देखिए बीबियां अर्बन नक्सल, अब बताइए इनसे बच्चे कहाँ जाएंगे। तो मैम बहुत सलाम आपकी सोच को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं डॉक्टर तबस्सुम जहां की टिप्पणी और उनकी समीक्षा से बहुत प्रभावित हुआ, वो आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अवधेश जी आपका कि आपने इतनी लंबी चौड़ी भूमिका मेरे लिए बांधी। पर मैं सच में प्रतिभा सुमन जी, जिनको रजनीगंधा के नाम से जाना जाता है, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगी, बहुत बड़ी आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी रचनाएं लिखी। मेरे पास अल्पना सुहासिनी के माध्यम से आपकी रचनाएं पहुंची थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं पहुंची, थोड़ी सी पहुंची थी, जिसके मैंने समझने का प्रयास किया और मैंने ये जाना कि एक नारी के हृदय की धड़कन क्या होती है। एक नारी 5 ज्ञानेंद्रियों से अलग हटे छठी ज्ञानेंद्रियों से जब काम लेती है तो इस प्रकार की कविताएं उत्पन्न होती हैं। उसके पास एक ऐसी अंतर्दृष्टि होती है जिससे वो समाज को उस रूप में देखती है। जैसे हम घर में भी रहते हैं तो हमारा बच्चा क्या चाहता है, बच्चा नहीं बोलता, उसके पहले हम उसकी बातें पूरी कर देते हैं। हमारा पति क्या चाहता है, वो नहीं बोलता, उसके पहले हम उसकी हर चीज पूर्ति कर देते हैं। ये जो हमारे पास जो छठा सेंस है, एक छठी जो हमारी इंद्रिय कार्य करती है, तो प्रतिभा जी की ये इंद्रिय इसलिए कार्य करती है, एक तो नारी है, ऊपर से कलाकार है, अभिनय के क्षेत्र में जुड़ी हुई है, और अभिनय में सफल वही होता है जो पात्र के भीतर उतर जाता है। बिल्कुल। जब तक आप उस पात्र के अंदर नहीं उतरेंगे, उस समय तक आपका अभिनय सफल नहीं माना जाता। तो मैंने इनका देखा है, अभिनय भी देखा है, इनकी आंखें बोलती हैं, और उन आंखें बोलती नहीं है, उन आंखों के पीछे वो क्या क्या देख लेती हैं, वो सारी कविताएं अर्बन नक्सल बीवी में है। जब ये मैंने टाइटल पढ़ा इसका, अर्बन नक्सल बीवी का, तो मुझे बॉम्बे का अर्बन तड़का याद आ गया। जब मैं पहली बार बॉम्बे गई थी तो वहाँ अर्बन तड़का नाम का एक होटल है जिसमें सारे दिग्गज आपके आते हैं, जितने भी फिल्म स्टार्स वगैरह हैं। तो जब बिटिया लेके गई तो अर्बन तड़का मैंने देखा, मैं कि बड़ा नया नाम है। और जब मैंने आपकी पुस्तक का नाम देखा अर्बन नक्सल बीवी, तो अर्बन भी है, नक्सल भी है और बीवी भी है। अर्बन यानी शहरी है, नक्सल यानी क्रांतिकारी है, और फिर बीवी है। यानी बीवी कैसी हो, जो क्रांतिकारी है, शहरी भी है, परंतु उसके अंदर भावनाएं रहती हैं। अर्बन होने के बाद वो भावनाओं से दूर नहीं है। अर्बन होने का मतलब, जैसे अभी तबस्सुम जी ने कहा कि आपकी जो सोच है वो यहाँ से निकलती है, बुद्धि से आप काम लेती है। आप चाहती हैं कि जितनी महिलाएं भारत की हैं वो यहाँ से काम ले, यहाँ से तो लेती हैं, क्योंकि माँ है, बहन है, बीवी है, पत्नी है। तो उसके बाद जब समाज के क्षेत्र में आती हैं तो उनको यहाँ से कार्य लेना चाहिए। एक नारी जब घर में रहती है तो नारी बन के रहती है, और जब घर के बाहर निकलती है तो पुरुष बन के निकलती है। अगर पुरुष बन के निकलती है तो सफल होती है, और नारी बन के निकलती है तो उसको ऐसी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिनको आपने अपनी कविताओं में लिखा है। आपकी कविताएं अधिकांशतः महिलाओं को लेकर हैं, राजनीतिज्ञों को लेकर हैं, समाज की विद्रूपताओं को लेकर हैं, और आपने उनको बड़े सुंदर तरीके से लिखा है। मैंने कुछ आपकी जो कविता है बस एक बार,
पृष्ठ 26 में बहुत अच्छी कविता है आपकी, मैं उसको निकालना चाहती हूँ क्योंकि आज ही अल्पना ने मुझे भेजा, तो मैं क्योंकि सुबह से एक प्रोग्राम में थी तो नहीं उसको देख पाई ठीक से, पर मैं फिर भी मैंने कुछ कोट किया है आपके इसके अंदर। क्योंकि हर महिला ये चाहती है कि हमारी अस्मिता बनी रहे, हमारी एक पहचान बनी रहे, हम उसके साथ जुड़ें बस एक बार। वो कहते हैं कि आइए मुखपृष्ठ से आगे बढ़ें, भूमिका पढ़ी किताबें भी पढ़ें। तो मुखपृष्ठ से आगे बढ़ के कि आपसे देह यष्टि तक क्यों जाते हैं, उस देह यष्टि से आगे भी जो अंतर की भावना है, भावना तक जब तक नहीं पहुंचता व्यक्ति, तब तक आप सफल नहीं होते। या एक नारी अधूरी महसूस करती है अपने आप को जब उसके साथ रहने वाला व्यक्ति, चाहे वो उसका मित्र हो, उसका पति हो, वो उसकी भावनाओं को नहीं समझता, सिर्फ देह तक सीमित रहता है, तो नारी प्यासी रह जाती है, अधूरी रह जाती है। वह पूरी की पूरी किताब थी, तुमने कितनी पढ़ी है तुम जानो। कितना अच्छा, इनकी हर कविताओं में प्रश्न है, हर कविता प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ती है, कहीं ना कहीं वो आगे निकलती हैं, परंतु वो तब निकलती हैं, ये कहती हैं वह एक शरीर मात्र न थी, न स्तन थी वह, न थी नितंब, सिर्फ एक योनि भी नहीं थी वह पूरा एक वजूद थी। तुम्हें एहसास भी हुआ कि नहीं, इसका पता नहीं। अंग अंग अलग है, पर अंग अंग के साथ जब शरीर जुड़ता है तो पूरा एक व्यक्तित्व बनता है, पूरा एक व्यक्तित्व निकल के आता है। उस व्यक्तित्व को कितने लोग पहचानते हैं, उस नारी की अस्मिता को कितने लोग पहचानते हैं, उस नारी की वजूद को कितने लोग मान्यता देते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये ऐसे कितने ही प्रश्न हैं, आपकी कई कविताएं हैं। स्तंभ में आप कहती हैं, लोग 4 स्तंभ की बात करते हैं, जो 5वां स्तंभ है नारी, उसको सब भूल जाते हैं। अगर नारी न हो तो पूरी धरती निराशा में डूब जाएगी। अगर नारी न हो तो पूरा परिवार टूट जाता है। वो परिवार की केंद्र बिंदु होती है, चाहे वो बहन के रूप में हो, माँ के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, पर वो घर की केंद्र बिंदु होती है। एक केंद्र बिंदु का केंद्र पे टिके रहना बहुत जरूरी है, और नारी केंद्र बिंदु है, उसकी अस्मिता की पहचान होनी भी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ झंडा कविता एक है, ये हमारा देश है, झंडा जो सनातन हम इसके अंदर रहते हैं, और यहाँ कई त्योहार मनते हैं, पर हमारी जो लेखनी है, मुझे झंडा झुके नहीं, उत्सव, पावन संस्कृति, गुरु वंदना तथा राष्ट्रभाषा हिंदी, इन सब पे आपकी लेखनी चाहिए। क्योंकि मैं सबको कोट नहीं कर सकती, बहुत अच्छी कविताएं आपकी, उनके मैं कोट नहीं कर सकती हूँ। महापुरुषों के जीवन निष्कर्ष से, त्याग से, बलिदान से समाज राष्ट्र उन्नति करे, झंडा कभी नहीं झुके। ये जो देश की भावना है, ये हमारा देश पहले और सब बाद में, ये झंडा नहीं झुकना चाहिए। अगर ये भावना हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति में आ जाए, प्रत्येक नागरिक में आ जाए, तो शायद सारे जितने अवरोध हैं, जितने हम लोग जिस विभीषिका से जूझ रहे हैं, इनसे हमें जूझना ना पड़े। इसके साथ साथ आप शिक्षिका भी रही हैं और प्राचार्य रह चुकी हैं, इसलिए इनकी दृष्टि से जैसे होता है ना शिक्षिका होना, कि क्लास में बच्चा थोड़ा हिलता तो उसको पता चल जाता कि ये बच्चा क्या शैतानी करने वाला है। तो आपकी दृष्टि वो अंतर्दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि है कि आप समाज की हर चीज को इतनी गहराइयों से देखती हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज है उसमें चित्रात्मकता है। आप जो लिखती है वो सारे चित्र आंखों के आगे बनते चले जाते हैं, और ये चित्रात्मकता का होना बहुत जरूरी है आज की कविता में। क्योंकि जो फ्री वर्ड्स की कविता आती है तो उसमें बौद्धिकता जितनी हावी होती है, वो बौद्धिकता से अलग हटके जब आप सारे चित्र खींच देती हैं तो बौद्धिकता पीछे चली जाती है और चित्र आगे आ जाते हैं। तो चित्रों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि लोगों के पास समय नहीं है कविता को समझने का। जब वो चित्र खींचते चले जाते हैं तो कविता को समझते चले जाते हैं कि कविता क्या है। इसके साथ आपकी कुछ पंक्तियां नारी जीवन के संघर्ष की हैं। आप लिखती हैं क्योंकि वो उसकी हिंडोले में झूल रही है, कर्तव्य के पथ पर भी चलना चाहती है और अपनी मन की भी करना चाहती है, रुचि की। तो आप आशा का दीप जलाए हुए कहती हैं, घोर अवसादों में घिरकर भी मंजिल पर दृष्टि बनाए रखना, परिवर्तन शाश्वत है जीवन में, आशा पे विश्वास बनाए रखना। नारी कभी हारती नहीं है, कभी हारी नहीं, न जीजाबाई हारी,
न उनके बाद की जितनी माताएं हारी, अपने बच्चे बलिदान कर दिए थे। भारतीय नारी जो है वो कभी हारना नहीं जानती है। वो सारे संघर्षों से जूझते हुए आग में तप कर कंचन की तरह निकल के आती है और तब जाके कविता होती है। आपकी रचनाएं बहुत सुंदर, कंचन के सदृश हैं। आग में तप के निकला, आपने बहुत अंदर अंदर कितना आलोड़न किया होगा उस दृश्य को। फिर ये कविताओं जब आपकी निकली एक के बाद एक, क्योंकि कविता वैसे एक बार में ऐसे नहीं लिखी। इस प्रकार की कविताएं, गीत एक भावभूमि में आ सकता है, गजल आ सकती है, पर इस प्रकार की जो कविताएं हैं, ये कविता अंदर के आलोड़न को जब बाहर निकालती है, अंदर जब जूझता रहते व्यक्ति अपने आप से आत्ममंथन करता रहता है, तब जाके ऐसी कविताएं निकलती हैं। तो मैं प्रतिभा सुमन जी को रजनीगंधा के नाम से, क्योंकि बहुत अच्छी आपकी है, आपने रजनीगंधा अपना नाम लिखा तो उसकी बड़ी खुशबू बहुत महकती है। आपकी कविताओं में इतना दम है, उसकी खुशबू इतनी दूर तक जाएगी कि लोग आपको पहचानेंगे कि एक कवियत्री जो अभिनय करती थी, जो किसी की पत्नी थी, किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, पर कविता के क्षेत्र में जो उसने अपना झंडा गाड़ा है वो बहुत दूर तक उसके वो लहराता रहेगा और आपका नाम बहुत दूर दूर तक जाएगा। मेरा सभी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैंने बहुत कविताएं नहीं पढ़ी, सिर्फ आपके बारे में बात की है। बहुत डॉक्टर सुहासिनी जी, कविता, गीत, गजल के क्षेत्र के साथ समीक्षाएं भी आप करती हैं और फिल्मों में भी पूरी तरह से सक्रिय हैं और इस कार्यक्रम की सूत्रधार भी हैं। तो पहले तो मेरी तरफ से आभार, धन्यवाद। शुक्रिया अवधेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम तो प्रतिभा मैम को बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और ये सिलसिला अनवरत यूं ही जारी रहे, एक के बाद एक पुस्तकें आती रहें, क्योंकि मुझे मालूम है व्यक्तिगत तौर पर कि प्रतिभा मैम के पास अथाह कविताएं हैं। उन्होंने बहुत रचा है, बहुत लिखा है, बस सामने अब आया है उनका लिखा हुआ। और न केवल कविता के क्षेत्र में बल्कि कहानियां बहुत अच्छी लिखती हैं मैम। कहानी संग्रह भी उनका बहुत जल्द जो है हमारे सामने होगा। और साथ ही साथ अभिनय की क्षमता और रंगकर्म में जिस तरह से समर्पित रही हैं, निर्देशन में जिस तरह से कुशल और प्रबंधक के तौर पर वो सामने आई, चाहे बिप हो चाहे पहल फाउंडेशन हो, तो मेरा ये मानना है कि बहुआयामी जो व्यक्तित्व होते हैं ना, वो असल में समय को कैसे बांटना है ये सीखना हो तो उन लोगों से सीखना चाहिए। और हमारे लिए प्रतिभा मैम ऐसा ही उदाहरण है और बहुत ही कमाल और आदर्श व्यक्तित्व हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करती हूँ। मुझे मालूम था कि प्रतिभा सुमन मैम की कविताओं का जो बेबाक स्वर है, जो विद्रोही तेवर हैं, उन पर जरूर चर्चा होगी, सभी हम उन्हीं का जिक्र करेंगे। लेकिन मैंने एक ऐसे पक्ष को भी देखने की कोशिश की है जो बहुत कम संख्या में आया, लेकिन वो जो है बहुत स्नेहिल तौर पर सामने आया है। जी हाँ, अगर हम श्रृंगारपरक रचनाओं की बात करें तो प्रेम की बात जो है ना, वो भी उनकी रचनाओं में हमें दिखाई देती है। वैसे तो प्रतिभा सुमन मैम की कविताएं वायव्य परिवेश से निकल करके यथार्थ धरातल जो है उसको छूती हैं और उनसे हमें जोड़ती भी हैं। और अक्सर ये माना जाता है कि कवि और कविता जो है ना, वो बस आकाश की यात्राएं करते हैं, चांद तारों की बातें करते हैं, जमीन पर पांव रखते नहीं। लेकिन कवि के जमीन पर रखे हुए पांव का अगर सशक्त उदाहरण देखना हो तो प्रतिभा सुमन मैम को देखा जा सकता है। वो बिल्कुल अपने पांव को जमीन पर टिका करके और आदर्शों के भीतर तक झांक करके उसका जो नग्न सत्य है उसे उकेर करके हम सबके सामने रखती हैं। और ये हिम्मत का काम होता है, क्योंकि धारा के विपरीत बहना आसान नहीं होता। हम सब जो है अक्सर कोशिश करते हैं कि जिस धारा में चल रहे हैं बस चलते रहें, लेकिन धारा से जो हट करके, लीक से हट करके जो बहते हैं, चलते हैं, वो यकीनन इतिहास रचा करते हैं। और प्रतिभा सुमन मैम वही प्रयास कर रही हैं। और कि मेरे दुष्यंत कुमार जी की कथन मुझे ध्यान आ रहा है कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन नाग जलनी चाहिए। तो वो आग जलाने का काम जो है प्रतिभा सुमन मैम लगातार कर रही हैं। उनका ध्यान जाता है आसपास पड़े उन कूड़े के ढेर पर भी जहां पर अक्सर बच्चियां फेंक दी जाती हैं। उनका ध्यान जाता है सड़क पर फैले हुए गड्ढों पर भी, जहां आए दिन इतनी दुर्घटनाएं होती हैं। और ये वो ऐसे पहलू हैं जिन्हें हम हर रोज देखते हैं, लगातार देखते हैं, बार बार देखते हैं, लेकिन अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हम सिर्फ सपनों की दुनिया में रहना चाहते हैं, हकीकत से जुड़ना नहीं चाहते। लेकिन हकीकत से जोड़ने का काम करती हैं प्रतिभा सुमन मैम। तो अब जब मैंने बात की कि उनका एक बहुत ही प्यारा सा विषय जो है, मतलब पहलू जो है वो
छूट रहा है वो है उनका श्रृंगारिक पक्ष जो है, जो मुझे अनुभूत हुआ इन कविताओं को पढ़ते हुए। प्रेम से लबरेज एक ऐसे शख्सियत बहुत चुटीले अंदाज में छोटी छोटी पंक्तियों में अपने प्रेम को अभिव्यक्ति देती हैं। तो कुछ ऐसी ही रचनाएं मैं रखना चाहूंगी, और इसका सबसे सशक्त जो उदाहरण है वो कविता जो अर्बन नक्सल बीवी टाइटल भी है, वो है कि मैं नहीं लगाती सिंदूर और नहीं पहनती हूँ कोई मंगलसूत्र, न रखती हूँ कभी कोई व्रत पति की लंबी उम्र के लिए। ये कहने वाली जो नारी है वो जानती है कि प्रेम के लिए ऐसे आडंबरों की आवश्यकता ही नहीं है। प्रेम इतना दृढ़ भाव होता है कि उसमें किसी तरह के आडंबर को आपको करने की जरूरत ही नहीं है। फिर आगे चल करके एक जगह पर वो कहती हैं कि मेरा कोई नाम नहीं बचा। यहाँ पर मुझे इतना प्यारा समर्पण भाव दिखा प्रेम के प्रति। वो जो हम कहते हैं ना कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, है ना, वो जो अभिव्यक्ति है कि एकात्म हो जाने की प्रिय से, कि मेरा कोई नाम नहीं बचा, तेरी कामयाबी की लगन ऐसी लग गई, तेरी महबूबा हूँ और यही मेरी पहचान है। यकीनन ये समर्पण, ये त्याग और ये प्रेम का भाव जो है ना, जो अभी मैं चाहती हूँ कि आगे जब भी उनकी कविताएं आए तो ये बहुत और उभर करके आए, लेकिन वो प्रेम तत्व जो है वो भी उन्होंने नहीं। अभिवादन। सबसे पहले तो मैं बहुमुखी प्रतिभा की धनी प्रतिभा जी को बधाई देना चाहूंगी। बहुत कुछ जानने का मुझे अवसर मिला, और अभी अल्पना जी ने जितनी बातें कही हैं व्यक्तिगत तौर पे वो उन्हें पहचानती हैं, और उससे उनके विषय में इतनी गहराई से उनकी बातों को सुन के लग रहा था कि कभी तो उनसे जरूर मिलूं मैं व्यक्तिगत तौर पे। और आज मैं आभार व्यक्त करूं अवधेश जी का भी, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया, और इसकी वजह से मैं आप सबसे जुड़ रही हूँ। आपको मैंने सुना, रमा मैम को सुना, गौतम सर को सुना, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है मेरे लिए। सभी मेरे लिए नए हैं, पर अभी इसी सप्ताह अवधेश जी ने मुझे ये पुस्तक की PDF उन्होंने भेजा था, और मैंने उसे पढ़ा। कुछ एक कविताओं की तो बार बार चर्चा हो रही है, और जब मेरी दृष्टि गई थी तो मैं भी बस एक बार पर अटक गई थी, क्योंकि उसकी कई एक पंक्तियां जो आपको बहुत भीतर तक छू जाती है। जब वो कहती हैं कि वह पूरी की पूरी किताब थी, तुमने कितनी पढ़ी है तुम जानो, वो सिर्फ एक एहसास न थी एक आभास, वह एक पूरी की पूरी प्रारूप थी, तुम्हें अनुभूति हुई कि नहीं हुई यह तुम जानो। हम हमेशा अपने अस्तित्व को लेकर इस प्रश्न चिन्ह के साथ ही जीते चले जाते हैं कि हमें हमारे साथ वालों ने कितना जाना, कितना समझा, और इसी में एक पूरी जिंदगी हमारी गुजर जाती है। एक स्त्री के रूप को अगर मैं देखूं, वो बेटी से बेटी के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, वो अपनी पहचान बनाने की स्थिति को, और अपने सिर्फ पति नहीं, अपने बच्चों के पास भी वो इस रूप में हमेशा रहती है कि उसके बच्चे उसे कितना समझ रहे हैं, उसकी माँ उसे कितना समझ रही है, उनके पति उन्हें कितना समझ रहे हैं। और ये एक प्रश्न चिन्ह के साथ हम जी जाते हैं, या कहें कि जीते चले जाते हैं। जैसे कि उन्हीं की एक पंक्ति मैंने अभी मैं देख रही थी कि बड़ी खामोश सी गुजर रही है, जिंदगी है बस चल रही है। तो हम लोग अनायास कह देते हैं ना, बस कितनी सहज सी ये चार छोटी सी पंक्तियां हैं कि बड़ी खामोश सी गुजर रही है, जिंदगी है बस चल रही है। हम हमेशा यही कह के रह जाते हैं, हाँ बस चल रहे हैं, हाँ बस ठीक है, चल ही रहा है। उसके भीतर फिर एक जो विद्रोह है इनकी पंक्तियों में, इस सहजता के साथ ही वो फिर कहती है कि तू अपनी कलम से वक्त के कसीदे कह, कल में बिकी हुई है उससे क्या, बाजार हमेशा एक सा नहीं होता, आग लगाने के लिए एक चिंगारी भी काफी है, तू कारवां बन, अकेले शुरुआत तो कर। रमा मैम ने कहा था कि कविताएं तप कर निकलती हैं, तो उस तपन को महसूस करने के लिए उसके अंदर जो कशिश है, उसके अंदर जो विचार है, उसको जानने के लिए उसमें डूबना जरूरी होता है। हम ऐसे ही ऊपरी तरह से गुजर जाए और कुछ कह दे, वो मायने नहीं रखता। अल्पना जी ने बहुत अच्छा कहा कि जहाँ बौद्धिकता है, जैसे मैंने कुछ बातें मुझे लगा था कि जैसे वह औरत है, फिर कभी बात, रोक टोक, ऐसी औरतें, महबूबा, मेरी बेटी और अर्बन नक्सल बीवी, ये तो नाम ही ऐसा है
जो अनायास ही आपके इस संग्रह के प्रति लोगों को आकर्षित कर जाता होगा, क्योंकि आपका शीर्षक बहुत मायने रखता है। वो शीर्षक ही होता है जो अंदर एक जिज्ञासा पैदा कर जाता है कि आखिर इसमें है क्या। जैसे कि अभी अल्पना जी ने कहा कि वो बहुत मायने रखा होगा आपका नाम और आपकी पुस्तक का ये नाम, कि लोग उसे खरीदने के लिए या उसे पढ़ने के लिए बेचैन जरूर हो जाते होंगे। कुछ कविताएं हैं जैसे लव जिहाद मोहब्बत कठपुतली आज के समय को दर्शाती हुई, और उसके बाद एक जो कविता मुझे कहीं छू कर गुजरी कि तुम चलो आगे मैं आ ही रही हूँ, रुकना मत, पीछे मुड़कर मत देखना, मैं आ ही रही हूँ। देखा ना तुमने मुड़कर, मेरे लाख मना करने के बावजूद भी तुम मर्दों का ना कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ शिकायत की है अगर, तो मुझे लगता है कि जब हम साथ चल रहे होते हैं ना, तो हम ये कहते हैं हम सक्षम हैं, सबल हैं, मैं कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती। पर हमारे अंदर एक ये छोटी सी उम्मीद भी होती है कि मैं देखूं कि मेरे आगे वाले को मेरी कितनी परवाह है, वो पलटता है या नहीं, वो मुझे साथ देख रहा है या नहीं। ये जो अटेंशन लेने की आदत होती है ना, वो महिलाओं में होती है। चाहे हम जितनी भी बात कर ले, जितनी भी नारी सशक्तिकरण की बात कर ले, नारी विमर्श की बात कर ले, बावजूद इसके मुझे लगता है ये जो एक पॉइंट होता है ना, वही जिंदगी में आपको आपके साथ वाले के साथ जोड़ता है। जब आपको लगता है कि आपकी परवाह भी कोई कर रहा है। मैं जितना समझ पाई प्रतिभा मैम के इस पंक्तियों को लेकर के, उसके बाद ही कुछ कविताएं थी जैसे इतिहास अतीत के साथ, ये सारी की सारी मतलब कविताएं जो एक अलग मूड की, अलग धार की, जिसका वर्तमान के साथ संवाद हो रहा होता है। ऐसी ही कुछ रचनाएं हैं, हिंदी हैं हम, हे भारत दूत। अभी अल्पना जी ने कहा ना कि देशभक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ गुणगान करें, उसकी कमियां, उसकी कमजोरियां, उससे भी एक सजग नागरिक किस तरह उससे जुड़ता है, उसको व्यक्त करता है। और एक क्रांति की जो छोटी सी आग, जो जैसे दुष्यंत जी की बात थी ना कि वो मेरे सीने में नहीं आपके सीने में होनी चाहिए। कविता की हर पंक्ति इसको चरितार्थ करती है। जो मुझे तो ये जान के लग रहा है कि एक कलाकार वो जीता है, अपने समय को जीता है, अतीत को जीता है, वर्तमान को जीता है और उससे अधिक भविष्य के बारे में भी चिंतित होता है। वो सारी बातें मुझे प्रतिभा जी की कविता में दिखने को मिली। और उसके साथ ही एक जो मुझे कविता बहुत छू कर गुजरी थी, वो कविता लकीरें। इस पर निगाह जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत साधारण सी बात है। मुझे लगता है कि ये हर परिवार, हर पति पत्नी के रिश्तों की जो बात है, रिश्तों की गर्माहट कब छूट जाती है हम नहीं जानते, पर उसकी बहुत सहजता से जब ये लिखती है कि अच्छी लगी रिश्तों की गर्माहट, रिश्तों की गर्माहट कब ठंडी होने लगती है पता ही नहीं चलता। उम्र आधी कट गई, कनखियों से सफेदी झांक रही थी, तुम्हारे और हमारे भी। एक ही घर में रहते हुए, एक ही बिस्तर पर सोते हुए अरसा हो गया। ना कोई मर्द रहा मेरी जिंदगी में, ना कोई औरत रही हम दोनों के बीच। फिर भी एक ही बिस्तर के बीच की इतनी सी दूरी। अब यहाँ एक इतनी सी दूरी, यहाँ इतनी भी लिख सकती थी, पर ये इतनी जो शब्द है वो बहुत अपना सा शब्द लगा मुझे कि फिर भी एक ही बिस्तर के बीच की इतनी सी दूरी ना तुम तय कर पाए ना हम, तो क्या रिश्ते सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए निभाते रहे हम? ये जो रिश्तों की परिभाषा है आज के समय में, मुझे लगता है कि जो एक ठंडापन, जो चूकने की दास्तान होती है, बहुत सीधे और सहज भाषा में प्रतिभा जी ने कह दिया। और मुझे इसमें कोई ऐसी बातें नहीं है कि इस पे बहुत ज्यादा चर्चा की जाए, लेकिन एक मन की बातें जो आम तौर पर जिस पे हम चर्चा नहीं करते, जिस पे हम बहस नहीं करते, पर ये कहीं ना कहीं हर किसी के मन की बात होती है। तो मुझे जितना भी मैं उनको देख रही थी, अभी जितना भी मैंने सुना, तो शायद उसके दरमियान मेरी बातें बहुत कम हो, लेकिन मैं बहुत कुछ कहना भी चाह रही थी। तो यथार्थ को चित्रित करने में हम कुछ ऐसे शब्द भी प्रयोग कर जाते हैं जो शायद मन की कोमलता को कहीं ना कहीं आहत करती है। तो जरूरी भी ये नहीं होता कि हम बहुत कुछ बहुत तीखे शब्द में कहें, पर बहुत कुछ हम बहुत आसानी से, बहुत सहजता से, बहुत सरलता से
व्यक्त कर जाते हैं जो प्रतिभा जी की बहुत एक कविता में मुझे ये महसूस हुआ और मैं सचमुच आपके संग्रह से जुड़ करके खुद को मतलब क्या कहूँ मैं सौभाग्यशाली मान रही हूँ और उससे ज्यादा मैं आप सबको सुनकर मुझे लग रहा है कि अवधेश जी ने मुझे ये अवसर दे करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि जब आप एक मूड और मिजाज के लोगों से मिलते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है और मैं इसको पुनः पढ़ूंगी और मैं जरूर इस पे कुछ लिखने की कोशिश करूंगी। जी मैम करते हैं तो अध्यक्ष जी से निवेदन है कि कृपया इस पुस्तक पर अपने कुछ विचार रखें। स्वागत है। सभी को नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं अवधेश जी को के प्रति बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आज आपने ऐसी शख्सियत से मिलाया, बहुआयामी तो है ही, लेकिन उनके मन की कोमलता और विद्रोह एक साथ उनकी कविताओं में झलक कर है। दीप्ति जी से फोन पर बात हुई विमलेश कांति वर्मा के द्वारा, रमा जी से मिल चुकी हूँ। आज राजेंद्र जी को सुनना, अल्पना जी को सुनना, सबको सुनना बहुत सुखद लगा और पेड़ों की छांव तले समूह से जुड़कर एक रिश्ता जो मेरा आप सबसे बना है, उन रिश्तों को लेकर 4 पंक्तियां आपके सामने रख रही हूँ। मन उल्लसित होता है बनते हैं जब रिश्ते, मन उमकता है परवान चढ़ते हैं रिश्ते, मन तड़पता है खीर से बिखरते हैं रिश्ते, सच कहूँ फूल से मासूम होते हैं। क्या बात। बहुत सुंदर। बस ये रिश्ता जो हम साहित्यकारों के मध्य एक बना है, वह लंबा चले, दूर तक चले। मुझे लगता है जितनी भी रचना धर्मिता है, उन सब के मूल में समाज की वे बातें हैं जो हमें कहीं दिल को गहरे चुभती हैं। कुछ उनसे होकर गुजर जाते हैं, कोई टिप्पणी नहीं देते और प्रतिभा सुमन जी जैसे संवेदनशील लोग उसे शब्दों में बांध अपनी एक पुस्तक छाप देते हैं, उतार कर हमके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। एक व्यक्ति में इतनी सारी प्रतिभाएं एक साथ कैसे हो सकती हैं, मैं सच में अचंभित हूँ। आपके अन्य रूपों अपेक्षा आपका तो अभिनेत्री रूप है और आपने जो ठाकुर के कुएं में जो संवाद बोले, उससे मुझे लगा कि आज तो मेरे जीवन का बहुत सौभाग्य का दिन है कि मैं एक साथ इतनी बहुआयामी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति से यहाँ मुलाकात की। आपकी जब पुस्तक भेजी अवधेश जी ने मुझे PDF में, और मैंने आपकी पूरी 80 की 80 कविताएं उसी अपने मोबाइल पर सर्फिंग करते हुए पढ़ी और उन कविताओं को पढ़ते हुए मुझे लग रहा था, जब आपने शीर्षक चुना होगा अर्बन नक्सल बीबी, वो कितना कुछ आपके मन से गुजर कर गया होगा। कितने कितने पात्र रहे होंगे आपकी जिंदगी में, कितनों को आपने देखा होगा, तब जाकर कविता की ये बोल प्रस्तुति हुई होगी। सच में उस कविता ने मुझे हुआ और आज आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा एक बड़ी बिंदी के साथ जब देखा तो मेरा अंतर्मन और बहुत विगलित हो गया। आपने लिखा, मैं नहीं लगाती सिंदूर कभी, ना पहनती हूँ कोई मंगलसूत्र, न रखती हूँ कभी कोई व्रत पति की लंबी उम्र के लिए, न कभी लाल रंग की साड़ी पहनी है मैंने कभी, नहीं बिंदी लगाती हूँ माथे पर, न भगवान का कोई मंदिर है मेरे घर में, नहीं कोई तस्वीर टंगी है दीवारों पर। हाँ, लिखती हूँ कुछ किताबें, दिमाग को जो जो चाहिए सब श्रृंगार करती हूँ, बस सिंदूर नहीं लगाती। फिर भी सब लोग मुझे शर्मा जी की पत्नी ये कहते हैं और उन्हें मेरा पति, क्योंकि हम दोनों दोस्त ज्यादा है, पति पत्नी को अलग दुनिया है। और यह दोस्ती, यह मित्रता जिस दिन दो में बन जाती है, तो मुझे लगता है प्रेम के जिस स्वरूप की कल्पना हमने की है, हम महिलाएं जिस प्रेम के पीछे, जिसको हम कभी मृग मरीचिका भी कहते हैं, अभी जब कहा जा रहा था कि एक ही बिस्तर पर वर्षों सोते हुए इतनी सी दूरी जो रह जाती है, शायद उस दूरी का कारण यही होता है कि हम एक दूसरे के स्वामी तो बनते हैं, एक दूसरे को नियंत्रित तो करना चाहते हैं, पर मन से एक धरातल पर साथ नहीं।
कितनी बड़ी विडंबना है, मुझे कभी कभी लगता है, बेटियों के रूप में, बहनों के रूप में, पत्नी के रूप में, मित्र के रूप में, अपने इतने सारे रूप में होते हुए भी, और आजकल तो मैं एक शब्द और जोड़ती हूँ, उच्च शिक्षित और बहुत अधिक कमाऊ होते हुए भी कहाँ ऐसी गड़बड़ हो जाती है कि एक छोटी सी बात, किसी का प्रेम वर हमें मिल जाए, किसी के साथ हमारी जिंदगी सुकून से कट जाए, किसी के साथ हम अपनी बातों को बांट सके, वही सबसे अधिक असफलता आ जाती है, वही संबंध टूटने लगते हैं। तब जाकर कहीं लगता है प्रतिभा सुमन जैसा व्यक्तित्व जन्म लेता है जो रजनीगंधा उपनाम से लिखता है और अर्बन नक्सली भी लिखते हुए सबको बता देता है कि ये सारे ढोंग, ये सारे कबरक होना, ये सारा अपने को बड़ा मानना बहुत छोटा है। हमारे मन का बहुत छोटा सा कोना जो हमेशा रिक्त रहता है, वह भर जाए तो शायद हम सब समाज में वो समरसता आ जाए जिसकी कल्पना हम रचना धर्मी करते हैं। कविता हर पाठक को बांध लेगी जहां आप लिख देती हैं कि पति पत्नी होने का अर्थ क्या है, उनके प्रेम का विगलन क्या है, हम किस सीमा तक जाना चाहते हैं। आपने जिन छोटे छोटे बिंदुओं को लेकर, चाहे वो गणतंत्र कविता रही हो, चाहे अपने रिश्तों की बात कही हो, चाहे आप लव जिहाद की बात करें, आपकी सभी कविताएं विभिन्न रंग रूप और शेड की कविता है। और संभवतः वो शेड आपकी कविताओं में इसलिए आया है क्योंकि आपने दुनिया को बहुत करीब से देखा। आपने कोई एसी कमरे में बैठकर कविताएं नहीं लिखी हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे कोमल भाव, इनकी चर्चा आपने उन 80 कविताओं में कई बार की है। मैं पढ़ते हुए जब गुजरी तो कई बार आंखें भीगी, कई बार मन बड़ा द्रवित हुआ कि काश इतनी सी चीज के लिए भी तरसना पड़ता है क्या प्रेम भी ऐसी वस्तु है कि इसको मांगा जाए। वो लोग साथ रहते हुए वो स्वयं उत्पन्न क्यों नहीं। अच्छा, मैं ले लूंगा प्रतिभा जी, और आपने जो रजनीगंधा उसे शीर्षक दिया और जिस तरह से उसका समर्पण लिखा है अपने दोनों बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, समाज के लिए, आप महिला जाति की गौरव है। आपने इन कविताओं को लिखकर और आपने सारे अपने जितने दायरे हैं उसके अनुभव को उसमें समेट दिया है। बधाई शब्द तो बहुत छोटा है आपके लिए। मुझे लगता है आपकी कविताएं लाखों के लिए प्रेरणा बनेगी अच्छे प्रकाशन के लिए। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, मैं आपको ध्यान देती हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका डॉक्टर बीना शर्मा जी। अब लेखिका के मुखार बिंदु से कि उनको कौन सी कविता ज्यादा अपील करती है। और सबसे बड़ी बात कि मैं अवधेश जी को कहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश जी, हमें आपके पटल पे बुलाने के लिए और इस पुस्तक को चर्चा का विषय बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, खासकर रमा मैम का, राजेंद्र गौतम जी का, श्वेता जी का, मीना जी का, अल्पना जी का, ऑफकोर्स, और अल्पना जी का और तबस्सुम जी का। देखिए, ये पुस्तक सिर्फ तबस्सुम, अल्पना और क्षमा की वजह से आपके सामने, ये सब इन्हीं का प्रयास है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रयास है। मैं इसमें बस कविता की लेखक हूँ, बाकी सारे प्रयास इन्हीं लोगों के हैं। सारा कुछ प्रूफ रीडिंग से लेके सब कुछ इन्हीं लोगों ने किया है। और सच कहे तो पुस्तक के रूप में अगर ये पुस्तक आपके सामने है तो बस इन्हीं लोगों की वजह से है। मैं ये कहना चाहती हूँ। जो किताब पहली रिलीज हुई है, पहली किताब, और इतनी अच्छी किताब, मैं सच बताऊं इस बारे में कोई शब्द नहीं है, क्योंकि अल्पना जी ने, तबस्सुम जी ने, राजेंद्र गौतम जी ने, रमा जी ने, श्वेता जी ने, सब लोगों ने इतना कमाल बोल दिया है
कि मेरे पास कोई शब्द नहीं बचे हैं। सही बात है, प्रतिभा ने सही बोला कि कोई शब्द नहीं बचे हैं। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उसके एक्सपीरियंस से, अनुभव से कमाल की एक किताब निकली है और अभी तो ये शुरुआत है। मैं चाहता हूँ कि प्रतिभा की जो बाकी कविताएं हैं और बाकी जो कहानियां हैं उसकी किताबें जल्दी आएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इतना अच्छा लिखती है वो। मेरी वाइफ है इसलिए मैं तारीफ करूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मुझे ना बहुत तकलीफ होती है कि जब मेरी वाइफ है इसलिए मैं बोलूँ, ऐसा नहीं है। वह वाकई एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर, एज एन एक्ट्रेस, आई सैल्यूट हर। आप गुलजार साहब के प्रेमचंद की कहानियां देख लीजिए, 2 कहानियां की उसने और कमाल की एक्टिंग की है। राजकुमार संतोषी का फिल्म किया है लज्जा, और हरी भरी फिल्म की है श्याम बेनेगल की। वो बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है और मैं तो उसको हमेशा बोलता हूँ कि एज एन एक्ट्रेस यू शुड डू समथिंग, लेट अस डू समथिंग। तो हम करेंगे, जल्दी करेंगे और जल्दी ही वो आएगा, वो बात अलग है। लेकिन एज ए राइटर उसकी पहली जो किताब आई है अर्बन नक्सल बीवी, और ये मैं सैल्यूट करता हूँ उसको कि जब टाइटल चुनना जाना था किताब का तो उसने, प्रतिभा ने ये बोला कि नहीं, ये ही टाइटल होना चाहिए। क्या बात। मैं इसको लेकर के पंकज सुधीर जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, शहरयार जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ जो सीहोर में भोपाल के पास बैठे हैं, क्षमा को बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतना हेल्प किया, इतना कुछ किया उसके लिए। मैं सच में मैं भूल नहीं सकता हूँ राजेंद्र गौतम जी, आपका सहयोग, तबस्सुम जी, अल्पना जी आपका सहयोग, रमा जी आपका सहयोग, श्वेता जी आपने तो आज कमाल कर दिया, क्या बिंदास बोली हैं आप। सब लोगों ने इतना अच्छा बोला है, मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन रियली आई लव यू ऑल एंड सैल्यूट यू। आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद। मैं मिलती हूँ अब अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अवधेश सिंह ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। धन्यवाद।